हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में। तो आपने पीछे कुछ दिनों में देखा होगा कि जो गिरावट है आईआरएफसी के अंदर वो कंटिन्यू बनी हुई है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि ये गिरावट कितने दिनों तक रहेगी। तो दोस्तों, जिनका इन्वेस्टमेंट आईआरएफसी के अंदर है वो लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आईआरएफसी के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है वो गिरावट कंटिन्यू बनी रहेगी या रुकेगी। तो यहाँ पर जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट आईआरएफसी के अंदर है, मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आईआरएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। आईआरएफसी उनको एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में निकाल कर देगा। आपने एक अच्छे एनबीएफसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आईआरएफसी इज द बेस्ट स्टॉक ऑफ यू। जैसा कि बीते कुछ दिनों में आप इसके अंदर कमजोरी कंटिन्यू देख रहे हो, इसका एकमात्र रीजन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। इसी को लेकर जो ये स्टॉक है वो कंटिन्यू डाउन हो रहा है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इसका जो सपोर्ट है वो निकल कर आ रहा है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आईआरएफसी का है वो जो निकल कर आ रहा है वो 23.5 से 23 का जो जोन है वो पूरा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। जहां तक मुझे उम्मीद है उसको इस जोन के अंदर सपोर्ट मिलेगा और वापस इसका अप ट्रेंड चालू होगा। तो जिन लोगों का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग वेट करें और अगर थोड़ा और डाउन आता है तो उसको एवरेज करने का कोशिश करें, और एग्जिट होने के लिए तो आप इससे सोचना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप इसको लिए हुए हो तो इससे एग्जिट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको केवल होल्ड करना है, इसको पैनिक नहीं होना है और अपने पेशेंस को बनाए रखना है। आपको आईआरएफसी फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देगा। तो दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर आईआरएफसी के अंदर जो कमजोरी बनी हुई है वो आखिर क्यों बनी हुई है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर कमजोर हुआ है, उसमें वीकनेस आई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में इसके वीकनेस आई है। तो जैसा कि आपको पता होगा आईआरएफसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 31,299 करोड़ रुपए का है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने पूरा आईआरएफसी का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि बीते कुछ सालों में इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले हम आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है? तो रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है कि जो कंपनी होती है वो कुछ फंड अपने फ्यूचर के लिए अपने पास रखती है ताकि उसको फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए वो इस रिजर्व फंड को यूज कर सके। उसको हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये फंड जो होता है वो कंटिन्यू हर ईयर वाइज बढ़ना चाहिए आगे की तरफ। ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। रिजर्व एंड सरप्लस ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो अपने लिए कितना अमाउंट अपने इमरजेंसी कंडीशन के लिए बचाकर अपने पास रख रही है। तो इस फंड को कंटिन्यू हर ईयर वाइज रेज होना चाहिए, तब माना जाता है ये इंडिकेशन जो है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो मार्च 2016 में आप देखोगे कि रिजर्व एंड सरप्लस जो इसका है 4,998 करोड़, मार्च 17 में 5,483 करोड़, मार्च 18 में 7,038 करोड़, मार्च 19 में 15,648 करोड़ और मार्च 20 में 19,081 करोड़ का है। यानी कि ईयर के रिस्पेक्ट में इसका रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू रेज हुआ है। मतलब ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो यहां पर सेकेंड हम आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज आखिर होती क्या है?
तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज ये होता है कि कंपनी अगर काफी लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए बैंकों से लोन लेके रखी हुई है या लोन के रूप में कुछ एसेट्स होता है वो रखा हुआ है, तो ये हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है। तो यहां पर अगर कंपनी लंबी अवधि के लिए लोन लेकर रखेगी तो क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पे करना होगा ज्यादा दिनों तक। तो ये जो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो कंटिन्यू रेज नहीं होना चाहिए, वो ईयर वाइज कम होना चाहिए। तो यहां पर जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, मार्च 16 में 82,051 करोड़ का, मार्च 17 में 1,04,842 करोड़ का, 18 में 1,23,295 करोड़ और मार्च 19 में 1,73,952 करोड़ और वहीं जाकर मार्च 20 में 2,34,422 करोड़ का हो जाता है। तो यहां पर जो ये इंडिकेशन है वो कंपनी के लिए बहुत गलत इंडिकेशन है। उसका नॉन करेंट लाइबिलिटीज कंटिन्यू रेज नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का बहुत बड़ा कर्ज है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं करेंट लाइबिलिटीज में। करेंट लाइबिलिटीज आखिर होती क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। तो करेंट लाइबिलिटीज यानी कि अगर कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए लोन या लोन के रूप में कुछ एसेट्स लेकर रखा हुआ है तो भी उसका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को पे करना होगा, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इसलिए उसको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना होगा। लेकिन लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी के लिए बहुत ही गलत होती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का लाइबिलिटीज है वो बढ़ता है तो कंपनी के लिए वो सही इंडिकेशन नहीं होता है। इसलिए ये भी जो टाइम के अकॉर्डिंग है वो रेज नहीं होना चाहिए। तो इसका आप करेंट लाइबिलिटीज देखिएगा तो यहां पर आप देखेंगे मार्च 16 में 14,823 करोड़, 17 में 12,797 करोड़, 18 में 25,471 करोड़, 19 में 7,622 करोड़ और मार्च 20 में 10,548 करोड़ का है। मतलब जो करंट लाइबिलिटीज है वो कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा रेज नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा डाउन हुआ है। तो ये कंपनी के लिए सही है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि मार्च 16 में 4,526 करोड़ का, 17 में 6,526 करोड़, 18 में 6,526 करोड़, 19 में 9,380 करोड़ और वहीं मार्च 20 में 11,880 करोड़ का है। तो टाइम के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको यहाँ पर रेज देखने को मिलेगा जो कि गलत इंडिकेशन है। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पुअर बनाता है, इसलिए ये कंटिन्यू रेज नहीं होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आइए हम देखते हैं इसका टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मार्च 16 में 7,507 करोड़, 17 में 9,047 करोड़, मार्च 18 में 11,020 करोड़, 19 में 11,133 करोड़ और मार्च 20 में 13,838 करोड़। तो कंपनी में रेवेन्यू में आप देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यू उसकी ग्रोथ आपको मिलेगी, ये अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप रेवेन्यू को देखोगे तो कंटिन्यू आपको एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू में, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी का है। तो आप टोटल एक्सपेंसेस में देखोगे कि मार्च 16 में 5,557 करोड़, मार्च 17 में 6,914 करोड़, मार्च 18 में 8,475 करोड़, मार्च 18 में 8,475 करोड़, मार्च 19 में 8,232 करोड़ और मार्च 20 में 10,146 करोड़। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं, तो ये तो बढ़ेगा ही, ये कॉमन सी बात है। रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। अब एक्सपेंसेस को निकाल के आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे
मार्च 16 में देखोगे 848 करोड़, मार्च 17 में 933 करोड़, मार्च 18 में 2007 करोड़, मार्च 19 में 2254 करोड़, मार्च 20 में 3692 करोड़। मतलब जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें भी शानदार ग्रोथ है। मतलब कि ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको एक और चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कंपनी का डेप्ट, कि कंपनी पे कितना कर्ज है। तो आप देखोगे कि मार्च 19 में 1,73,932 करोड़ का कर्ज था कंपनी पे। वहीं जाकर मार्च 20 में वो 2,34,376 करोड़ का हो जाता है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे कि उसका जो कर्ज है, उसका जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर, वो लगभग 2 गुने से थोड़ा कम है। कंपनी का जो डेप्ट है वो 2 गुने के अप्रॉक्स चला गया है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। इससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। उसका डेप्ट बढ़ना बहुत गलत इंडिकेशन है। तो आप जान गए होंगे कि IRFC के अंदर जो कमजोरी बनी गई है उसका एकमात्र रीजन उसका फाइनेंशियल वीकनेस है। इसके अलावा एक और चीज आपको जाननी चाहिए, वो है नेट कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास नेट कैश फ्लो जो है वो कितना है। तो आप जब इसका नेट कैश फ्लो निकालोगे तो आपको ये निगेटिव में देखने को मिलेगा, जो कि ईयर वाइज बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ है। तो इन सब चीजों के कारण IRFC में जो पैनिक सिचुएशन है वो बनी हुई है। अदरवाइज ये जो NBFC का सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर IRFC एक बहुत अच्छा स्टॉक है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया है, इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। साथ ही आपको एक और भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, IRFC कंपनी इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है मार्केट से पैसा उठाकर। और इंडियन रेलवे कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा। तो सारी चीज़ों को आप अगर मिला जुला कर देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन है। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि IRFC के अंदर आप हर एक गिरावट में इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं, घटाना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। जब भी IRFC डाउन है तो आपको वहां पर कुछ स्टॉक उसके लेने हैं, आपको अपना एवरेज जो है उसको कम करना है। आपके माइंड में हमेशा यही टेंडेंसी होनी चाहिए। इन सब बातों के अलावा मैंने आपको बता दिया कि 23 से 23.5 का जो जोन है वो मजबूत सपोर्ट का जोन है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने अपने वीडियोस में जो IRFC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंशन किया है वो मार्च 2020 तक का है। बट मार्च 2021 के 3 क्वार्टर्स बीत चुके हैं और उसमें जो IRFC के नंबर आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। इसी कारणवश उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुअर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अपने वीडियोस के अंदर क्यों मेंशन नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियोस के अंदर केवल एनुअल रिपोर्ट को मेंशन करता हूँ। अगर 31 मार्च 2021 को IRFC के नंबर्स में पॉजिटिविटी आती है, कोई अच्छा न्यूज़ आता है, तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगा। जिन लोगों का IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग पेशेंस रखें। उनका पेशेंस ही उनका एक अच्छा रिटर्न है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर पेशेंस बना कर रखते हो तो आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न्स कहीं नहीं मिलेगा। तो IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा फैसला है। तो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए। साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।